तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आर्मी क्लर्क टीए 2024 के एग्ज़ाम आने वाले हैं और इस एग्ज़ाम का डेट भी आपको मिल गया है। अब आपके पास में टारगेट डेट कितना मिल गया है? 12 जनवरी। जी हाँ, 12 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है 2025। अभी कल परसों मेरे ही स्टूडेंट ने कॉल लगाया था एग्ज़ाम सेंटर पर। तो जो ज़ोन 2 में एग्ज़ाम होने वाले थे, जो स्टूडेंट है ज़ोन 2 में, एक का उत्तराखंड भी है, तो उस स्टूडेंट को उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि 12 जनवरी को आपके एग्ज़ाम डेट है। कुछ ही दिनों बाद में आपको पोस्ट ऑफिस से एडमिट कार्ड शेयर कर दिए जाएंगे। हो सकता है 5 जनवरी तक आपके पोस्ट ऑफिस में सारे के सारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और इसके अलावा शायद वो आपको ईमेल पर भी एडमिट कार्ड को शेयर करेंगे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जवानों, देखिए, एक अच्छा मौका है आपके पास में टीए की भर्ती में अपने टीए की भर्ती हासिल करने का, अपने भविष्य को सुधारने का। क्योंकि बेटा, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश की वजह से इससे बैकअप ले लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे पीछे हट जाते हैं इंग्लिश की वजह से। और जो बच्चे मैदान में डटे हुए हैं भैया, वो लोग डटे रहें। इंग्लिश की टेंशन तो मेरे ऊपर है बेटा, आप लोगों के ऊपर नहीं है। आप सिर्फ कंटिन्यू बस सीरीज़ को देखते जाइए, इसी लेवल का पेपर आएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। आज सेट नंबर हम 9 को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं 8 पेपर सेट में शेयर कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है। पहले 5 क्वेश्चन किससे रिलेट करके आते हैं? अनसीन पैसेज से रिलेट कर कर आते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 12th सेंचुरी हैज़ बीन वेरी ग्रेट। 12वीं शताब्दी के अंदर विज्ञान का जो विज्ञान की उपलब्धियाँ थी, बहुत ज़्यादा थी। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर स्तर पर इसको देखा जा सकता है। फ्रॉम द स्मॉल पिन, छोटे पिन से लेकर नीडल्स, टू द ह्यूज आयरन शीट जॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी रिक्वायर्ड अवर डेली लाइफ यूज comes out of the factory where specific principle are utilized for practical ends। देखिए, छोटी पिन से लेकर बड़ी सुइयों तक लेकर, छोटी पिन छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी जो टीन शीट होती है, वहाँ तक हम इनके सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, विज्ञान के दिए हुए सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। साइंस हैज़ enabled मैन टू ब्रिंग फोर्सेज ऑफ द नेचर अंडर कंट्रोल एंड टू यूज देम फॉर हिज ओन एडवांटेज। साइंस ने क्या किया है? जो नेचर की जो फोर्सेस हैं उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, काबू में कर लिया है, और उनका प्रयोग वो क्या कर रहे हैं? एडवांटेज, उनका लाभ उठा रहे हैं। इट हैज़ ब्रॉट द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर। दूरस्थ जो स्थान है उनको क्या किया उन्होंने? एक साथ लाके दूरस्थ स्थानों को छोटा कर दिया है। आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स हैज़ बीन मच वाइडन अप। वाइडन ऑन का मतलब क्या होता है? फैल जाना। वाइडन ऑन अकाउंट ऑफ द अनटायरिंग एफर्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर लाइक जीन एंड एडिगिन। देखिए, जीन और एडिगिन नाम के दो क्या हुए थे हमारे पास में? एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिनका बहुत 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 बड़ा योगदान रहा है विज्ञान के अंदर। उन्होंने यूनिवर्स के बारे में जानकारी निकाली थी और हमारी जानकारी को बढ़ाया। रिमार्केबल कर्स ऑफ द ह्यूमन डिजीज हैव बीन पॉसिबली ओइंग टू डिस्कवर ऑफ द सम वंडरफुल मेडिसिन। देखिए, कई सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनका इलाज नहीं था, लेकिन अब मेडिसिन्स होने के कारण आज हम उनका इलाज कर पा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पर आते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। साइंस का जो प्रभाव है हम अपने जीवन में हर स्तर पे देख सकते हैं। तो यही आंसर है, ए फॉर अमेरिका। बाकी भी देखते हैं। साइंस इज एनेथेमा, नहीं है। नथिंग बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द साइंस, ये भी नहीं। साइंस कैन वॉक ऑफ मिरेक, नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ? द मोड ऑफ अप्रोच है ना। ये जो टॉपिक था, ये किस तरह का टॉपिक था? क्या ये तार्किक था? क्या इसमें कोई तर्क दिया गया था? क्या ये कोई तार्किक टॉपिक था जिसमें हम कोई तर्क लगा रहे हो? साफ साफ लिख देता हूं मैं, तार्किक। ठीक है। क्या ये जो दिया गया टॉपिक एनो एनाटॉमिकली था, यानी संरचनात्मक था? इसमें कोई संरचना की गई थी किसी चीज़ की? संरचना, संरचना मतलब क्या होता है? जिसमें हम किसी वस्तु के निर्माण के बारे में बताएं। डिस्क्रिप्टिव, क्या ये वर्णनात्मक था? क्या ये किसी खास चीज़ का वर्णन कर रहा था, किसी स्थान का वर्णन कर रहा था? एक्सपोजिटरी, अर्थ प्रकाशक, क्या ये अर्थ को बता रहा था? हाँ भैया, ये विज्ञान के अर्थ को, उसके महत्व को समझा रहा था। एक्सपोजिटिव होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज इनेबल द मैन टू हार्नेस द फोर्स ऑफ नेचर टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। भैया, किस चीज ने मानव को
प्रकृति की शक्तियों का प्रयोग करना सिखाया और उनसे लाभ उठाना सिखाया? क्या आर्ट ने, क्या कला के क्षेत्र में? ऑरेटरी मतलब बोलना, क्या बोलने से हम प्रकृति की शक्तियों को काबू कर सकते हैं? ब्रेवरी, बहादुरी से नहीं। साइंस, विज्ञान ने हमको क्या सिखाया है कि हम किस तरीके से जो पराशक्तियाँ उनको यानी जो प्राकृतिक शक्तियाँ उनको काबू में कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है, अब हवा के लिए हमने विंड मिल बना दिया, तो विंड मिल से क्या हुआ, पवन चक्की बना दी, उससे हम उसकी हवा की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और घरों में यूज़ कर रहे हैं। सोलर पैनल आ गए हैं, धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, सोलर पैनल लगा दिए तो उससे एनर्जी कंट्रोल हो गई। हम लोगों ने पानी बह रहा है तो पानी में से भी हम लोगों ने पन बिजली उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दी। साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर अस, साइंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान होता है। कब होता है ये, किससे पता चल रहा है कि बहुत बड़ा वरदान है? किसके लिए है? विज्ञान के लिए है, आर्टिस्ट कलाकारों के लिए है, एक्सप्लोरर खोजकर्ताओं के लिए है, मानवता के लिए। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? मानवता। मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, पैसेज के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या रहेगा? इस पूरे टाइटल के अंदर क्या विज्ञान ने अभिशाप के बारे में बताया है? कर्स का मतलब अभिशाप होता है, विज्ञान के अभिशाप के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। साइंस अ ग्रेट बून, साइंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्या इसके बारे में चर्चा हुई है? हाँ, होल्ड करके रख सकते हैं। अचीवमेंट ऑफ साइंस, साइंस की उपलब्धियों के बारे में चर्चा हुई है, तो भैया यहाँ पर उपलब्धियों के बारे में तो चर्चा हुई है ना, द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 12th सेंचुरी। लेकिन इसमें उपलब्धियों के अलावा इसके अंदर ये भी बताया गया है कि विज्ञान एक वरदान की तरह हमको साबित हुआ है। इसकी तरह साबित हुआ है, एक वरदान की तरह साबित हुआ, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए बेटा, हम लोगों ने पहले पैसेज के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पैसेज आने वाला है, उसके भी हम लोग रिमेनिंग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 पैसेज आते हैं 5-5 मार्क्स के, तो पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए भैया, साइंस कैन नॉट बी रिड्यूस द मैजिक ऑफ द सनसेट टू अर्थमेटिक। देखिए, साइंस जो है जो सूर्य का ढलना है उसका मैजिक है, उसका जादू है, उसको कम नहीं कर सकती है अर्थमेटिक की दम पर। नॉर कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रेंडशिप विद अ फॉर्मूला, और किसी भी फॉर्मूले से मित्रता को नहीं दर्शा सकती है। ऑब्जर्व द एमिनेंट मेडिसिनल रिसर्चर डॉक्टर लुइस ओर, डॉक्टर लुइस ओर जो एक बहुत ही प्रख्यात मेडिकल रिसर्चर थे, उन्होंने ऐसा कहा। ही एडेड, उन्होंने जोड़ा भी, आल्सो बियॉन्ड द साइंस मास्टरीज ऑफ नेचर आर लव एंड लाफ्टर, पेन एंड लोनलीनेस एंड इंसाइट इनटू द ट्रूथ एंड ब्यूटी। वो बोल रहे हैं इसके अलावा जो साइंस है वो प्रकृति के ऊपर अपना हक तो जता सकती है, लेकिन लव, लाफ्टर इनको नहीं एक्सप्रेस कर सकती, दुख को नहीं बता सकती, अकेलेपन को नहीं बता सकती है, और सच्चाई को नहीं दर्शा सकती है, और सुंदरता को नहीं दर्शा सकती। दिस इज डिस्टेंसिंग ऑफ द साइंस फ्रॉम द ह्यूमन कंडीशन परहैप्स एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग द ब्रिटेन फ्लॉक predictably to show the hallowed home of the playwright, writers and poets। देखिए, विज्ञान क्या कर सकता है? हर तरह के चमत्कार कर सकता है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं मानवता के, उनको एक्सप्रेस कैसे करेगा? जो लेखक जो लिखते हैं कहानियाँ, उनको कैसे एक्सप्रेस करेगा? जो राइटर हैं, जो पोइट्स हैं, उनके अंदर के जो इमोशंस उनको कैसे एक्सप्रेस करेगा? वो केवल ह्यूमन ही एक्सप्रेस कर सकता है। बट टू चूज टू इग्नोर द हैबिटेंट वेयर इट्स एमिनेंट साइंटिस्ट लिव्ड एवर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को कहानियाँ तो बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग वो जो राइटर जिस जगह पे रहता है, जिस परिस्थिति में उन्होंने उसको लिखा है, वो सुनना हम पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है नंबर 6। व्हाट इज दैट साइंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विद अ फॉर्मूला। इसमें से क्या कारण है कि विज्ञान मित्रता को नहीं दर्शा सकता है? साइंस एंड फ्रेंडशिप कैन नॉट को एग्जिस्ट, विज्ञान और मित्रता एक साथ नहीं चल सकती हैं, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं थी। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट टर्म विदाउट कैन नॉट बी ग्रैपल्ड बाय द साइंस, ये एक भावनात्मक विषय है जिसको साइंस के बिना नहीं समझा जा सकता, ये भी नहीं है। फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड रेफर टू साइंस मास्टरी, मित्रता जो है विज्ञान का जो प्रभाव है उससे परे है, इज बियॉन्ड, यही इसका आंसर होना चाहिए। फ्रेंडशिप इज अननोन टू साइंटिस्ट, मित्रता वैज्ञानिकों के लिए अननोन है, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए,
आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। द वर्ड मैजिक, मैजिक का अर्थ यहाँ पर क्या निकाला गया है, किस चीज़ से मैजिक बोला गया है? इवनिंग डस्क, डस्क का मतलब होता है सूर्य ढलने के बाद में और रात्रि होने के मध्य का जो समय होता है उसको डस्क बोला जाता है, गोधूली समय, ये नहीं होगा। द सनराइज, सूर्य के उठने को बताया। सोलर और नूलर इक्लिप्स को बताया उन्होंने, नहीं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बताया, नहीं। सेटिंग ऑफ द सन, सूरज का ढलना, विद ऑल इट्स ब्यूटी, ये एक चमत्कार है जिसको विज्ञान अपने दम पे नहीं कर सकता है। सूर्य का ढलना ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बियॉन्ड द साइंस रीच अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार विज्ञान के पहुंच से कौन सी चीजें बाहर हैं? वर्क ऑफ माइंड, क्या दिमाग का कार्य विज्ञान से बाहर है? बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टाइम एंड टाइड्स, समय और ज्वार भाटा का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो समझने से बाहर है, नहीं। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। लव, लाफ्टर, पेन, लोनलीनेस, ये चारों चीजें विज्ञान की पहुंच के बाहर है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 9 पर आ जाइए। द वर्ब फ्लॉक रेफर्स टू, इनमें से ऐसी कौन सी वर्ब है जो फ्लॉक को दर्शाती है? फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड होता है, ठीक है। क्या होता है? झुंड, लोगों का घूमने वाला एक दल होता है पूरा। टूरिस्ट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर आने वाले टूरिस्ट, नहीं, ये नहीं होगा। लोकल पीपल नहीं होगा। लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग होम्स ऑफ प्ले राइट्स, राइटर एंड, जो लार्ज नंबर पे जो विदेशी लोग हैं वो लेखकों के घर को देखने जाते हैं, राइटरों के घर को देखने के लिए जाते हैं, उन पोइट्स को घर को देखने के लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। इंडियन टूरिस्ट का तो कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पर, ब्रिटिश की चर्चा हुई थी। 10 पर आ जाइए। वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डू टूरिस्ट प्रेफर टू विजिट हेलोड होम ऑन प्ले राइट, राइटर्स पोइट रादर देन विजिटिंग द हैबिटेट ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट। देखिए इधर पर ये बोला गया है कि क्या कारण था कि जो विदेशी लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो लेखकों के घर पे जाते थे और उनके बारे में जानकारी निकालते थे। द हाउस ऑफ प्ले राइट एंड राइटर एज वेल एज डेकोरेटेड एंड फुल ऑफ स्प्लेंडर, ये नहीं है। क्या लेखकों के जो घर थे पूरी तरीके से डेकोरेटेड थे और फुल ऑफ स्प्लेंडर, यानी कि पूरे आरामदायक चीज़ें थी उसके अंदर, ये तो नहीं होगा। साइंस, पहले छोटे छोटे वाले सेंटेंस पढ़ लेता हूँ फिर बड़ा वाला देखूंगा। साइंस आर द लोएथसम, साइंस के साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा घृणात्मक थे। लोएथसम का मतलब था घृणा, साइंटिस्ट क्या घृणा करते थे। हाउस ऑफ द साइंटिस्ट आर अनटाइडी एंड नॉट वेल प्रिजर्व, साइंटिस्ट के जो घर थे वो काफ़ी ज़्यादा गंदे थे और ठीक ठाक से नहीं रखे, तो ये नहीं। चौथ सेकंड वाला ही बनेगा। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन ह्यूमन इमोशन, साइंस कभी भी मानव के इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हैंस पीपल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज हु प्रोड्यूस अ स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ इमोशन इन देयर वर्क, तो इसलिए लोगों का झुकाव क्या है? उन लोगों की तरफ है जिन्होंने उनको इन आरामदायक वस्तुओं को दिया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए जवानों, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे अनसीन पैसेज के हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। देखिए मेरी कोशिश ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा तेज रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ। आपको मेरी स्पीड को मैच करना पड़ेगा। अगर आपने मेरे को यहाँ मैच कर लिया तो वहाँ फाइनल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, अगर कछुआ चाल चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा अभी अपने लिए। अभी हमको खरगोश वाली चाल की ज़रूरत है, वो पुरानी कहानी थी ठीक है, लेकिन अभी इस समय आपको लायन बनने की ज़रूरत है, अभी आपको टाइगर बनने की ज़रूरत है ना। यहाँ आप कछुआ चाल की ज़रूरत नहीं है, अब शेर बनने की ज़रूरत है। शेर बनकर भीड़ में से नौकरी लेने की ज़रूरत है, शिकार करने की ज़रूरत है। अब तक बैठे रहोगे यार, घर की स्थिति खराब है आपकी। जिनकी ठीक है इट इज़ ओके, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बेटा सुनिए, कब तक पेरेंट्स के पैसों पे लाइफ चलती रहेगी? आप खुद की कोई पहचान नहीं बनानी है क्या? खुद की पहचान बनानी है तो जंग लड़नी पड़ेगी और सफलता लेनी पड़ेगी, पेपर क्रैक करना पड़ेगा, नौकरी लेनी पड़ेगी, तब खुद की पहचान बनेगी। कब तक पेरेंट्स की पहचान पे चलते रहोगे? अपनी पहचान बनाओ। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, संसार में हर एक महिला फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी, हर महिला ये चाहती है कि उसका बच्चा क्या हो, एक नॉर्मल हो और हेल्दी हो। तो देखिए कभी भी एवरी का यूज़ एज ए सब्जेक्ट किया गया हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और इसके साथ में जो प्रोनाउन आता है वो हिज आता है। तो देखिए यहाँ पर एवरी का यूज़ किया गया है। होप्स सिंगुलर वर्ब है, जब वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है होप्स। यहाँ पर आ रहा है देयर, इस देयर को आप काट कर किस में कन्वर्ट कर देंगे? हिज में कन्वर्ट कर देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए 12 पर आइए। आगे देखेंगे, कभी भी सेंटेंस में बेटा नाइदर आ जाए, क्या आ जाए? नाइदर आ जाए या नीदर ऑफ आ जाए सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब आती है सिंगुलर और प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है वो होता है हिज।
तो देखिए नीदर ऑफ देम आ गया। सेंट वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, तो सेकंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट को लेती है, तो यहाँ पर वर्ब पे कोई एरर नहीं है। यहाँ क्या आ रहा है, देयर। देयर की जगह पर क्या आएगा बेटा, हिज आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या बोल रहा है, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यू। अब देखिए कभी भी सेंटेंस में ईच का प्रयोग किया जाए तो सिंगुलर वर्ब आती है और प्रोनाउन क्या आता है, हिज आता है। तो हमने देखा कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, एवरी आएगा तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, नीदर आएगा, नीदर ऑफ आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और ईच आ जाएगा तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। उन सबके साथ में क्या आएगा, हिज। तो देखिए ईच आ गया, ईच वन परसुएजेस, ये हो गई सिंगुलर वर्ब। इसके साथ में ये जो प्रोनाउन है प्लूरल है, इसको कन्वर्ट करिए, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिज में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या बोल रहा है, वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न आउट टू बी अ क्रुक। हमें पूर्ण रूप से क्या किया गया है, स्टेट एजेंट के कब्जे में ले लिया गया है, यानी उसकी बातों में हम फंस गए हैं। और जो बाद में क्या 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 साबित हुआ, वो क्रुक, क्रुक का मतलब छलिया साबित हुआ। तो देखिए टेकन फॉर नहीं होगा, टेकन इन होगा। टेकन इन का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी बातों में ले लेना। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चले अगले पैसे, अगले उस पर आ जाइए, प्रपोजिशन पर। देखिए आपके एग्जाम के अंदर क्या होता है, 3 क्वेश्चन आएंगे प्रपोजिशन से। ठीक है, तो वो तीनों क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। डॉक्टर शर्मा concluded his speech डैश एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। डॉक्टर शर्मा ने अपनी स्पीच का अंत किया ये बताते हुए कि किस लिए ये चैरिटी आवश्यक है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखें, क्या बताते हुए, बाय एक्सप्लेनिंग, है ना, विद एक्सप्लेनिंग नहीं, बाय एक्सप्लेनिंग के द्वारा बताते हुए कि किस तरीके से हमारे लिए चैरिटी या दान आवश्यक है। शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। शिवाजी महाराज ने हर तरह की हिंसा का सामना किया था। तो देखिए फाइट के साथ में हमेशा एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, अगेंस्ट। इसका ही याद रखें कि अगेंस्ट का प्रयोग करना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, नंबर 17 पर। 17 क्या बोल रहा है, ही गेज्ड डैश एट, आर्टिकल बताना है भैया। मून वर्ड आ रहा है, चंद्रमा से पहले क्या आएगा, द आएगा, फिक्स्ड प्रपोजिशन, फिक्स्ड आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा विचार ही नहीं करना, आसान सा आ गया था ये। डू यू नो डैश बॉय इन वाइट। क्या आप उस लड़के को जानते हो जिसने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन रखा है। तो देखिए अगर मैंने बोला किसी भी व्यक्ति की चर्चा 2 बार की जाए या किसी व्यक्ति की चर्चा निश्चित रूप से बताई जाए, यार क्या आपने उस सर का वीडियो देखा, वो सर का वीडियो देखा जो ब्लैक टी शर्ट में पढ़ाते हैं। तो पहले बोला सर का वीडियो, फिर क्या बोला, ब्लैक टी शर्ट में पढ़ाते हैं। तो एक ही व्यक्ति की तरफ जब हम दिशा निर्देशन करते हैं, जब हम डायरेक्शन देते हैं या दबाव दे के बताते हैं, तब हम दा का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे, दा का यूज करें। 19 पर आ जाइए, शी इज डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। यह वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। तो इसका मतलब ये एक लड़की की चर्चा दोबारा से की गई है, इसलिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। क्लियर। क्वेश्चन 20 पर आइए। 21 क्या कह रहा है, 20 क्या कह रहा है। देखिए 3 क्वेश्चन तो मेरे आर्टिकल के कंप्लीट हो गए। अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चन और देखता हूं PQRS वाले कैसे सॉल्व करने हैं। पहले तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करा करो बेटा, QSPQ। तो किस चीज़ का रिपीटेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, Q का रिपीटेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जिस चीज़ का रिपीटेशन ज़्यादा देखने को मिले तो पहले उस सेंटेंस की तरफ आप थोड़ा सा फोकस कर रख के देखा करें। वैन अली बाबा रिटर्न ही कॉल्ड हिज वाइफ। जब अली बाबा लौट कर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। आपने कहानी सुनी होगी अली बाबा 40 चोर, है ना। एक महिला, एक गरीब आदमी होता है, वो कुछ डाकुओं को पीछा करते हुए गुफा में पहुंच जाता है। डाकू गुफा के अंदर बहुत सारा सोना हीरा जवाहरात छुपा के रखते थे। वो आदमी चुपचाप से वहां से उस हीरे जवाहरात को लेकर आ जाता है, फिर अपनी पत्नी को बताता है ना। इस तरह की कुछ कहानी है। तो देखिए पहला सेंटेंस हम मान लेते हैं कि क्यों से ही हुआ। ही सेड आई हैव ब्रॉट यू सम ज्वेल। अली बाबा घर पे लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला मैं तुम्हारे लिए कुछ जवाहरात लेकर आया हूँ। फिर सेकंड देखिए, शी सेड टू हिम हैव यू स्टोलन देम। जब वो जवाहरात लेके पहुंचा अपनी पत्नी के पास में तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा क्या तुम ये चुरा के लेकर आए हो। तो अब उसका क्या जवाब होना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए एस। ही सेड, उसने कहा, बी क्वाइट, शांत रहो, डोंट फ्राइटन योरसेल्फ, डरो मत। फिर उसके बाद में आता है नंबर आर,
शी सेड आवर डेज आर मिजरी आर नाउ एट द एंड, हमारे जो बुरे दिन हैं अब वो समाप्त हो गए हैं। ही सेड गो टू योर ब्रदर्स हाउस, अपने भाई के घर जाओ एंड गेट अ मेजर, और एक तराजू को लेकर आओ। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर, UPRSR। चलिए 21 पर आइए। 21 क्या कह रहा है? 21 में अगर आप सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, रिपीटेशन किस में है? SSQR, रिपीटेशन किस में देखने को मिल रहा है? एस में देखने को मिल रहा है। तो एक में आइडियल मिल रहा है कि मेरे को पहला सेंटेंस क्या होगा? एस ही होगा। द हेड ऑफ द फैमिली रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस, घर के मुखिया ऑफिस से अपने घर आए। ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसको एक कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए थी, एस रखा। उसके बाद में देखिए पी, वाइफ टोल्ड दैट देयर इज़ नो कॉफ़ी पाउडर, वाइफ ने कहा कि कोई भी कॉफ़ी पाउडर बचा नहीं है घर पर। हस्बैंड वांटेड एटलीस्ट अ कप ऑफ टी, हस्बैंड को एक कप चाय चाहिए थी कम से कम। फिर आ गया 4, वाइफ अगेन टोल्ड देयर वाज नो मिल्क ईदर, उसने बोला कि घर में दूध भी नहीं है। हस्बैंड टोल्ड फाइनली दैट अ ग्लास ऑफ वाटर इनफ, अंत में हस्बैंड ने बोला कि एक गिलास पानी ही काफ़ी है मेरे लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर? अब देखेंगे हमारे पास में अगला क्वेश्चन आ रहा है 22 नंबर पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है PQRS का। 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा PQRS के लिए। गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, गुरु क्या है? एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। अब देखो इसमें से एक सेंटेंस मिल जाएगा तो सारा का सारा हो जाएगा। अच्छा, गुरु एक नाउन है, नाउन के बाद में हमेशा प्रोनाउन आता है, ही क्या है? प्रोनाउन हो गया, तो एस से सेंटेंस शुरू होगा। किससे शुरू होगा? एस से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, है ना? और चेक कर लेते हैं ये ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और चेक कर लेंगे हम लोग। तो क्या बोल रहा है? गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज आल्सो अ फेमस राइटर, वो क्या है? एक फेमस राइटर भी है। उसके बाद में नंबर 2 आर आ जाएगा। 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले, ही रोट अ स्ट्रेंज नोबल कॉल्ड क्वीन ऑफ मार्स, उन्होंने 30 साल पहले एक नोबल लिखा था जिसका नाम था क्वीन ऑफ मार्स। फिर एस के बाद में आर, आर के बाद में पी, इट वॉज अबाउट द स्ट्रेंज बीइंग कॉल्ड कूनोज, ये उसमें एक एक जीव जंतु के बारे में बताया था जिसका नाम था कूनोज, हु लिव्ड इन द होल ऑफ ग्राउंड, जो जमीन के अंदर होल में रहता है। द बुक इज़ वेरी पॉपुलर नाउ, और ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। इन रिसेंट इंटरव्यू टेलीविज़न प्रोफेसर गुरु टॉक्ड अबाउट हिज नेबर, और अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ उसमें गुरु ने अपने नोबल के बारे में चर्चा की। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। क्लियर? चलिए 23 पर आइए। वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में, सिनोनिम आपको बताना है, क्वेल्म वर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है किसी पे संदेह कर लेना, ठीक है, और एक क्या होता है? उल्टी कर देना, है ना, वोमिट कर देना, उल्टी करना, ठीक है, 2 स्थितियां होती हैं। पहला दिया हुआ हमारे पास में डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है किसी पे कोई संकट आ जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी को मुक्ति दे देना, किससे मुक्ति दे देना? दंड से मुक्ति देना। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, प्रिजर्व कर। क्रैपल का मतलब क्या होता है? किसी पे डाउट करना, संदेह करना। तो अभी देखिए यहाँ पर क्वेल्म का मतलब क्या है? संदेह करना भी होता है, उल्टी करना भी होता है, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड मिल जाएगा वो हमको क्या मिल जाएगा? संदेह करना, स्क्रपल मिल जाएगा। ठीक है, 23 पर आइए। सिनोनिम वेरी। अब वेरी का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। वेरी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा सजग हो। कैसा हो? सजग, सावधान हो, जागरूक हो। काल्म का मतलब क्या होता है? शांत। कर्व का मतलब क्या होता है? जो कर्व मतलब ऐसे चंद्राकार टाइप का होता है ना, ऐसे कर्व्ड, है ना, घेरदार। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में है, कन्फ्यूजन में है, भ्रम में है, भ्रम की स्थिति होना। कॉशियस का मतलब होता है व्यक्ति अलर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा सजग हो किसी चीज़ को लेकर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल। क्लियर? अब 23 पर आ जाइए। एंटेनिम आपको बताना है, वर्ड है एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है ये समझिए। एक्सपाउंड का मतलब होता है किसी की व्याख्या करना, ठीक है, किसी के बारे में डिटेल में बताना। अभी हमको एंटेनिम बताना है वर्ड। फिर दिया हुआ बेशमिर्च, जिसका मतलब होता है मैला करना, किसी चीज़ को गंदा कर देना, डर्टी कर देना, ठीक है। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? भ्रम की स्थिति होना काफ़ी ज़्यादा। कन्फाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिटेड कर देना, छोटा कर देना, लिमिटेड, लिमिट कर देना। और कंडेम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी आलोचना करना, किसी की आलोचना करना।
ठीक है, क्रिटिसाइज में जेड भी आ सकता है और एस भी आ सकता है, दोनों ही स्थिति हमारे पास। ठीक, ठीक है, क्रिटिसाइज एस भी आ सकता है। एक मिनट, क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग लिख देता हूँ, आलोचना करना, आलोचना। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है, व्याख्या करने का उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अभी एक ज़रूरी चीज़ और, अभी मैं आंसर टिक करता हूँ। रात को 9 बजे रोजाना हम लोग आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं, तैयार रहेगा। आर्मी टीए का दोबारा से एक नया पेपर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर और चेक कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा बेटा सी, ऑप्शन नंबर सी, चीज की व्याख्या करना, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जवानों, एक ज़रूरी चीज़ समझिए, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने भाग्य को सुधार सकते हैं, कोई आपके भाग्य को सुधारने के लिए नहीं आएगा। अपनी खुद की पहचान बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सफलता लीजिए, अपनी पहचान बनाओ, नाम बनाओ अपना। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।